हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं हमारे सोशोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उसी सीरीज़ में ये आगे की वीडियो है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जो भूमिका एक अभिनेता मंच पर निभाता है उसे कभी कागज़ के एक रोल पर लिखा गया था, ये किसने कहा था? ऑप्शन आपके हैं कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्टे, टालकट पार्सन्स या मैक्स वेबर। द पार्ट एन एक्टर प्लेड ऑन स्टेज वाज once written on a separate roll of paper. Who said this? तो ये कथन जो है ये किसका है? तो ये कथन जो है ये संबंधित है पार्सन से, आपके टलकाट पार्सन से। एक सेकेंड, यहाँ पर पार्सन से ये कथन संबंधित है कि जो भूमिका अभिनेता मंच पर निभाता है उसे कभी कागज़ के एक रोल पर लिखा गया था। देखिए, नया कोटेशन है और इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होने के चांसेस हैं, तो इस तरीके के कोई कोटेशन अगर आपको मिलते हैं तो आप इनको नोट करते चलिएगा। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के अनुसार दरिद्रता किसका परिणाम है? अभाव का, संघर्ष का, शोषण का या अशिक्षा का? अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, पॉवर्टी इज़ ए रिजल्ट ऑफ स्कैरसिटी, कॉन्फ्लिक्ट, एक्सप्लॉयटेशन या फिर इलिटरेसी। तो दरिद्रता या गरीबी या निर्धनता, आप जो भी कहेंगे, तो ये कब होती है? जब किसी का बहुत ज़्यादा शोषण होता है। और कार्ल मार्क्स ने इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस भी किया था कि शोषण का परिणाम है कि कोई गरीब है या जो मज़दूर हैं उनकी स्थिति का परिणाम वो गरीब हैं। क्यों? क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गॉड्स एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, आर.के. मर्टन, अगस्त कॉम्ट। गॉड्स एंड मैन, ये पुस्तक किसकी है? तो ये जो बुक है इसके राइटर है जी.एस. घुरिये। यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कारखाना व्यवस्था की आवश्यकता में यहाँ पे कारखाना व्यवस्था की आवश्यक विशेषता में नहीं है। मुक्त श्रम, गिल्स, अचल पूंजी या फिर शॉप इंडस्ट्री। तो कारखाना व्यवस्था में इनमें से क्या चीज़ है जो कि एसेंशियल नहीं है? फ्री लेबर, गिल्स, फिक्स्ड कैपिटल या फिर शॉप इंडस्ट्री। तो यहाँ पर गिल्स जो है ये कारखाना व्यवस्था की आवश्यक विशेषता नहीं है, क्योंकि मुक्त श्रम होता है, अचल पूंजी होगी, शॉप इंडस्ट्री होगी। तो यहाँ पर बी जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जजमानी व्यवस्था को प्रकारात्मक दृष्टिकोण से एक अच्छी अर्थव्यवस्था माना है? कैथलीन गफ, पॉलिन कैलेंडा या फिर डब्ल्यू.एच. वाइजर, ऑस्कर लेविस। तो जजमानी व्यवस्था को प्रकारात्मक दृष्टिकोण से अच्छा किसने माना है? ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है आप लोग इसको गेस कर लिए होंगे। यहाँ पर जो वाइजर है, विलियम वाइजर या डब्ल्यू.एच. वाइजर, इन्होंने जजमानी व्यवस्था को प्रकारात्मक दृष्टिकोण से इसका अध्ययन भी किया था और इसको एक अच्छी व्यवस्था भी माना था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने जनसंख्या शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की? जनसंख्या शिक्षा, एच. लिवेंस्टीन, आर. रोडान, एफ.डब्ल्यू. नोटेस्टाइन या फिर एस.आर. वेलेंट। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। तो पॉपुलेशन एजुकेशन जो टर्म है ये किससे संबंधित है? नया टर्म है और ये जो संबंधित है ये है एस.आर. वेलेंट से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका पॉपुलेशन एजुकेशन यानी जनसंख्या शिक्षा का कॉन्सेप्ट, ये डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पर्ल प्रेगनेंसी इंडेक्स किससे संबंधित है? जनन क्षमता से, परिवार नियोजन से, मर्त्यता से या फिर प्रवासन से? जनन क्षमता से, परिवार नियोजन से, मर्त्यता से या प्रवासन से? पर्ल प्रेगनेंसी इंडेक्स किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका फैमिली प्लानिंग यानी कि परिवार नियोजन से। पर्ल प्रेगनेंसी इंडेक्स संबंधित है परिवार नियोजन से। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने धर्म को पवित्र और अपवित्र में विभाजित किया है? पार्सन्स, मेलिनोवस्की, दुर्खीम या फिर मर्टन। तो सेक्रेड एंड प्रोफेन, ये बहुत आसान सा प्रश्न है। सेक्रेड एंड प्रोफेन एंड टोटम एंड टैबू, ये किसका है?
तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने गेस कर लिया होगा। एमाइल दुर्खीम का कॉन्सेप्ट है सेक्रेड एंड प्रोफेन, टोटम एंड टैबू। अगला प्रश्न, एंथनी गिडिंग्स ने किस पुस्तक में संरचनाकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया? संरचनाकरण का सिद्धांत एंथनी गिडिंग्स ने दिया है, लेकिन किस बुक में दिया है ये पूछा जा रहा है। तो कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थियरी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, द नेशन स्टेट एंड वायलेंस, मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी। तो किस बुक में एंथनी गिडिंग्स ने दिया है स्ट्रक्चरेशन थियरी? तो ये पुस्तक का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। बी ऑप्शन जो यहाँ पर है आपका, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, इसमें इन्होंने संरचनाकरण का सिद्धांत यानी स्ट्रक्चरेशन थियरी दी है। अगला प्रश्न, समाजीकरण के संदर्भ में नीचे दिए गए दो प्राथमिक प्रस्तावों को हमारे समक्ष किसके द्वारा रखा गया है? मन सामाजिक है और समाज मानसिक है। ये किसने कहा है कि जो मन है ये सामाजिक है और समाज जो है ये मानसिक है। समाज और कुछ नहीं है, बस मानसिक यानी हमारे मन से है, और मन जो है ये सामाजिक है। ये किसने कहा है? G.H. मीड, सिगमंड फ्रायड, H.M. जॉनसन, C.H. कूले। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा C.H. कूले। कूले का कॉन्सेप्ट है कि जो मन है ये क्या है? सामाजिक है और समाज मानसिक है। तो ये कूले का कॉन्सेप्ट है, C.H. कूले। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का सोपान नहीं है? मौखिक अवस्था, शौच अवस्था, किशोरावस्था, सकारात्मक अवस्था। तो इसमें से कौन सा समाजीकरण का सोपान नहीं है? ओरल स्टेज, एनल स्टेज, एडोलसेंस या फिर पॉजिटिव स्टेज। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव स्टेज यानी कि सकारात्मक स्टेज है, ऐसा कोई समाजीकरण का सोपान किसी भी विचारक ने नहीं बताया है। बाकी तो ये तीनों ही आती हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको, और इसके बाद सही उत्तर का चुनाव करना है। तो सूची 1 एंड सूची 2, यहाँ पर एक तरफ विचारक का नाम है, एक तरफ पुस्तक का नाम है। तो विचारक जो है यहाँ पर E.B. टॉयलर होना चाहिए था, शायद थोड़ी सी टाइपिंग मिसप्रिंट है। और इधर बुक्स हैं, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आप लोग को पूरी बुक्स वगैरह एक साथ दिख सके। तो आपको यहाँ पर इनको मैच करना है। तो चलिए मैच करते हैं। तो यहाँ पर E.B. टॉयलर की जो पुस्तक है वो है प्रिमिटिव कल्चर। प्रिमिटिव कल्चर ये इनकी पुस्तक है। और उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर की जो बुक है वो है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ये इनकी पुस्तक है। हेनरी मेन की जो पुस्तक है वो है एंशिएंट लॉ, और L.H. मॉर्गन की है एंशिएंट सोसाइटी। तो आपका जो मैच बन रहा है वो बन रहा है 4, उसके बाद 4, 3 एंड 1 एंड 2, 4, 3, 1, 2। अब चलिए कूट देखते हैं। 4, 3, 1, 2, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आएगा वो C ऑप्शन यहाँ पर आना चाहिए। C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संधारणीय अथवा संपोषक विकास में प्रयुक्त प्रायः मुखर्जी के S3 आयाम के रूप में जाना जाने वाला आयाम नहीं है? अस्तित्व, सुरक्षा, सिक्योरिटी, शैली या फिर गरिमा। तो इनमें से कौन सा है 3 डायमेंशन जो कि कॉमनली नोन एज मुखर्जीज S3, मुखर्जी के S3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन जो कि इन्होंने बताए थे, कौन सा इसमें से नहीं है? सर्वाइवल, सिक्योरिटी, स्टाइल एंड स्टेटस। तो यहाँ पर स्टाइल की बात उन्होंने नहीं करी थी। S3 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में उन्होंने सर्वाइवल की बात करी है, सिक्योरिटी की बात करी, स्टेटस यानी कि परिस्थिति होनी चाहिए ठीक ठाक सबकी बराबर या समान, कह लीजिए या सम्मानजनक, और सुरक्षा होना चाहिए समाज में, और सर्वाइवल कि सभी सर्वाइवल की स्थिति में रहें। तो यहाँ पर स्टाइल की बात उन्होंने नहीं करी थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का रियो में 1992 में पर्यावरण एवं विकास पर वैश्विक सम्मेलन हुआ। इसके घोषणा पत्र को क्या कहा जाता है? एजेंडा 21, विकास पत्र प्रथम, पृथ्वी 3 सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो। तो यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल कॉन्फ्रेंस
ऑन एनवायरनमेंट जो कि 1992 में हुआ था, इसको हम क्या कहते हैं? तो 1992 में जो सम्मेलन हुआ था इसको हम कहते हैं एजेंडा 21। ठीक है, एजेंडा 21 एनवायरनमेंट पे हुआ था और 1992 में इसको एजेंडा 21 के नाम से हम इसको जानते हैं। अगला प्रश्न है, जनजातियों का सबसे सरल प्रकृति का संगठन है गोत्राद्र या युग्म संगठन, वंश समूह, खानाबदोशी जत्था या फिर उपजाति। तो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ट्राइब का, कौन सा है इसमें से? मोइटी, लिनियज ग्रुप, नोमैडिक ग्रुप या फिर फ्रैटरी। तो यहाँ पर जो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको बोलेंगे जत्था, खानाबदोशी जत्था, इंग्लिश में कहेंगे नॉर्मेडिक ग्रुप। ठीक है, तो खानाबदोशी जत्था जो है ये सबसे सरल प्रकृति का होता है। बाकी में फिर थोड़ा सा जटिलता आती जाती है क्योंकि उनमें फिर परिवार वगैरह और सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। और यहाँ पर खानाबदोशी जत्था में ये लोग अपना जीवन यापन अलग अलग जगहों पर मतलब करते रहते हैं। एक जगह कुछ समय रुके, फिर उसके बाद कुछ समय ऐसे करते करते इनका चलता है। तो यहाँ पर सबसे सिंपलेस्ट जो प्रकृति है वो खानाबदोशी जत्था की है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।